अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस खबर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है और इस वक्त लंदन में मौजूद है, उनकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, लाहौर में हो चुकी है। उनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ये बताता है कि उनकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे 2 दिन तक बड़ी बहस होती रही। इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी है मरियम नवाज, उन्होंने भी इस पर बात की और कहा यह मजाक का खेज़ है। लेकिन इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने और उन्होंने कहा है कि ये ऐसे गलती से नहीं हुआ, ये बाकायदा एक साजिश है, जाली वैक्सीन लगाने के पीछे साजिश है और कोरोना का डेटाबेस को बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज पर कि वो इस साजिश के पीछे है। ने और मुस्लिम लीग नून के एमपीएस ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीग से लेके वैक्सीन लीग तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुराक क्यों जाता है। मरियम सफदर जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी, ये वही हल्का है। डॉक्टर शहबाज गिल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरियम नवाज और एमपीएस ने यह साजिश रची है जिसकी वजह से जो डेटाबेस है पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का उसको बदनाम करने की कोशिश की है। मजीद उन्होंने तफसील भी बताई कि ऐसे लोगों को भर्ती किया गया उनके एमपीएस की जानिब से जिनका इसमें किरदार नजर आता है। उनमें से एक शख्स इस वक्त बैरून मुल्क है और ये भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले नून लीग की तरफ से यह खबर सामने आई और यह खबर इंडियन चैनल्स पर भी नशर की गई। भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, फिर सबसे पहले हिंदुस्तानी चैनल्स को वो खबर देना, मीडिया को सबसे पहले नून लीग की तरफ से वो खबर फीड करना, ये वही हल्का है जो उनके एमपीए हैं खासुल खास। वो सबको पता है इमरान नजीर वहां से उनके एमपीए हैं, एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब एमपीए हैं, हसन राजा हसन अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी कैरेक्टर है। वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई, इन एमपीए साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर आईटी का पूरा ठेका इसके पास था, पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी, इसका पूरा टब्बर नून लीग ही है। ये आदिल रफीक, इस तस्वीर में वाज़े तौर पर आपको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नजर आ रही है पीछे, तो ये उनके खास लोग हैं। ये जितने भी साहबान हैं इनकी अगर आप फेसबुक्स और मीडिया देख लें जितना भी है, तो आपको नजर आएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल बड़ी तफसील से बता रहे थे कि क्या ताने बाने मिलते हैं। ये जो 2 शख्स हैं जिनमें से एक इस वक्त बैरून मुल्क है, उनको एमपीएस ने भर्ती करवाया था। वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि इनकी तस्वीर नून लीग के लोगों के साथ है और वो कह रहे हैं कि ये इन साजिश के पीछे हैं। 2 रोज पहले मरियम नवाज ने कहा था कि ये मामला जो नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का है मजाक खेज मामला है, बड़ी मजाक खेज है। लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है इस हुकूमत का वो भी जाली है। इस पर बात करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिन्होंने कहा है कि ये साजिश है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा मुख्तसर बता दीजिएगा, क्योंकि शहबाज गिल साहब आप बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि हुकूमत आपकी है, डेटाबेस आपके कंट्रोल में है, तमाम चीज़ें आपके हाथ में, इस वक्त आपकी हुकूमत है वफाक में, पंजाब में, लेकिन आप कह रहे हैं कि साजिश नून लीग वाले कर गए और जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो नून लीग वालों ने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, क्राइम जो है, जुर्म जो है वो पूरी दुनिया में होता है। आपने देखा पिछले दिनों में, मैं मुल्कों का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपने वो ब्रीफिंग्स भी सुनी हुई हैं कि कितने तरक्की याफ्ता मुल्कों से जब पैसेंजर पाकिस्तान में उतरते थे तो यहाँ रिसर्च से, यहाँ उनके टेस्ट करने से ये वाजे पता चल जाता था कि वहां से वो टेस्ट झूठे लेकर आ रहे हैं वो लोग।
और उन मुल्कों में टेस्ट झूठे बन रहे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क में मैं गया और मैंने वहां अपॉइंटमेंट अपने एक बंदे को कही कि मुझे दिलवा दीजिएगा, तो उसने मुझे अपॉइंटमेंट देने की बजाय मेरा कोविड का नेगेटिव टेस्ट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और जब मैं उस शहर में अभी लैंड किया था तो बगैर मेरा सैंपल लिए हुए मेरा नेगेटिव टेस्ट जो है वो उस शख्स ने मुझे दे दिया। तो कहने की बात ये कि क्राइम तो दुनिया में कहीं भी होता है और हुकूमतों का रोल ये होता है कि जब क्राइम हो तो वो उसको पकड़ें और लोगों को करार वाकई सजा दें। अब ये जो सारा मामला हुआ इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये आम नवीयत का क्राइम है या इसके अंदर कोई खास लोग हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए और मैंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सारा बताया कि ये जो आदिल साहब हैं और अबुल हसन हैं, ये आदिल रफीक और अबुल हसन दोनों नून लीग के कारकुन हैं, इनको भर्ती करवाया गया। और आज आपके चैनल समेत तमाम चैनल के मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके चैनल समेत तमाम चैनल के जो रिपोर्टर्स से वो जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे बातचीत हो रही थी तो उन तमाम ने मुझे कंफर्म किया, और मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं कि आपके चैनल समेत तमाम चैनल के रिपोर्टर्स ने, कि वो जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से आज भी नून लीग के नरगे में है, क्योंकि वहां पर एक पर्ची पे अपॉइंटमेंट हुई हुई है। अब हमारी हुकूमत के लिए ये कि अगर आप ऐसे लोगों को फायर करते हैं तो फौरी तौर पर जियो टीवी रन करेगा, दूसरे टेलीविजन रन करेंगे स्टोरी कि आप सियासी बुनियादों पर लोगों को निकाल रहे हैं। और लोग भी कौन है, कोई वैक्सीनेटर है, कोई पीएन है, कोई सफाई करने वाला है, तो आप अगर उनको निकालेंगे तो जाहिर बात कहा जाएगा गरीब आदमी की रोजी से खेला जा रहा है। उनको रखते हैं तो इनके जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, जिनके इमा पर ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अबुल हसन का अपॉइंटमेंट लेटर है 2017 का, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन्होंने उसको भर्ती करवाया। अच्छा, ये दूसरे का आदिल रफीक का अपॉइंटमेंट लेटर है 2015 का, ये उसको भर्ती करवाया। अब आप कहेंगे कि ये भर्ती तो वैसे ही हुए होंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये इनके कारनामे देख लीजिए, ये आदिल की फेसबुक है और इसमें देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून की किस किस लीडरशिप के साथ ये खड़े हैं। और जो नवीद है, जिसने आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर हर शख्स के पास तो नहीं होता, सबको पता घरों में बैठे हुए हर शख्स के शनाख्ती कार्ड का नंबर हर दूसरे शख्स के पास नहीं होता। आप अपने शनाख्ती कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर से बहुत कुछ हो सकता है। तो इन्होंने पहले उसको शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी नवीद को। नवीद कौन है? नवीद इस टाइम मुल्क से फरार हुआ है। इसी हॉस्पिटल के तमाम ठेके आईटी से लेके, आईटी के सिस्टम से लेके, लोगों को भर्ती करने से लेके, नवीद नामी शख्स जो था वो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आप काफी तफसील में ये बता चुके हैं, ठीक है, मुझे और चौधरी शहबाज का, और ये मरियम सफदर का हल्का है जहां से वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी, ठीक है, उस हल्के में ये इनके अपने कारकुन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपका मौक़िफ़ आ गया। आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने इनिशिएट किया, एमपीएस वो हैं जिन्होंने भर्ती किया इनको, इन कारकुनान को हॉस्पिटल में, और आप कह रहे हैं कि पूरा हॉस्पिटल ही जो है वो नून लीग के नरगे में। जी मोहम्मद जुबैर साहब, जो इल्जामात हैं, जो साजिश आपने की है मुबैना तौर पे, इनके मुताबिक क्या जवाब देंगे इसका? शहजाद, मुझे तो समझ नहीं आता आप इस फोरम में इन जैसे लोगों को, इमरान खान को ऐसे मौजू पर फैसिलिटेट क्यों करते हैं? मतलब इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है कि 3 साल से ज़्यादा हो गई हुकूमत को, हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में, सबसे बड़ी एजेंसी हमारी है दुनिया में, सबसे बड़ी FIA है, पुलिस है, पता नहीं क्या क्या शामिल हैं, और इनके सिस्टम में जाके इन्फिल्ट्रेट इतने आसानी से कोई हो सकता है? क्योंकि वो 2017 में, जाहिर है 2017 में नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त हायर हुआ था, और ये बेचारे इतने मासूम हैं कि इनको पता ही नहीं चलता। और जब वैक्सीनेशन होती है तो शहजाद, शायद आपको भी पता होगा कि एक आदमी तो करता नहीं, कोई टीका नहीं लगा रहा होता, वहाँ पूरा लोग बैठे हुए होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है कि एक जगह शनाख्ती कार्ड दिखाया जाता है, एक जगह इंदिराज होता है, एक जगह इंजेक्शन लगाया जाता है, हर जगह वो वेरीफाई करते चले जाते हैं। सो अगर आपकी अपनी नाअहली है, अगर ये चीज़ भी, अगर ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, महंगाई की तो ये जिम्मेदारी लेते नहीं, बेरोज़गारी की जिम्मेदारी लेते नहीं, कर्जे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये लेते नहीं है, ये गुर्बत में जो 2 करोड़ लोग इजाफा हो गया उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो ये हुकूमत में बैठे क्यों हैं? ये कहें कि सर हम बिल्कुल ये कुछ कर ही नहीं सकते। हम ये भी नहीं कर सकते कि अगर कोई नवाज शरीफ के नाम पर आके कोई वैक्सीनेशन करा के चला जाएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मतलब ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम इतने इनकॉम्पिटेंट, नाअहल, लैक ऑफ कैपेसिटी, और करप्शन तो है ही भरी पड़ी हुई, ये भरी हुई है हुकूमत, और ऊपर बैठे हैं उस्मान बुज़दार उस हुकूमत में।
तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान को खुद चाहिए कि जी वो कहें कि जी हमने बड़ी कोशिश की थी, हमारे से ये हुकूमतें नहीं चलती हैं, हमें माफ़ करें, हमें घर जाने, क्योंकि चीनी महंगी होती है तो ये कहते हैं कि माफिया है। सब चले, चीनी आटे पे तो हम बात करते रहे। अभी जरा इस वैक्सीनेशन वाले मामले पे ही रुके, क्योंकि देखिए अब उस्मान बुज़ार साहब ने तो आके डेटा नहीं चेक करना है, डेटा पंचिंग करना है। ये कह रहे हैं कि 2017-18 में जो लोग भर्ती किए गए वो सिर्फ वहां पे भर्ती एज एन एम्प्लॉय नहीं किए गए, वो आपके कारकुन थे। वो कह रहे हैं कि तस्वीर है उनकी फेसबुक पे आप लोगों के साथ, जिससे पता चलता है कि वो भाई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। शहजाद, आपने तो प्रोग्राम चलाना है इसलिए आप सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है एक प्रोग्राम क्या चलाना है, एक साजिश का इल्जाम लगा है। अगर आप चाहते हैं कि जवाब इसका देना जरूरी नहीं है तो इट्स योर विश। भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक सेकंड, कंट्रोल किसके हाथ में इंक्वायरी का? कंट्रोल किसके हाथ में इंक्वायरी का? हमारे हाथ में है। ये तो आके जो मर्जी तस्वीरें दिखा दें। क्वेश्चन ये है कि 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, व्हाट हैव दे डन टू पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। ये कह रहे हैं कि अगर हम निकालेंगे, भाई निकालने की तो बात की बात है, पहले आप इन्वेस्टिगेशन तो कर लेना कि कैसे हुआ सारा प्रोसेस। और अगर ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी इनके सिस्टम्स को ब्रेक कर सकता है, चाहे वो एफबीआर का सिस्टम है, डेटाबेस है, वो चाहे जो भी हैक करके ले जाए। ये कहते हैं मासूम कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि कौन लेके चला गया, आज तक नहीं पता चला कि कौन लेके चला गया। सजा तो बात की बात है। दिस गवर्नमेंट इज अबाउट इनकॉम्पिटेंस, दिस गवर्नमेंट इज अबाउट करप्शन, दिस गवर्नमेंट इज अबाउट लैक ऑफ कैपेसिटी। इनमें है ही नहीं, दम खाम ही नहीं है। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? जवाब तो इन्होंने देना है लाके कि भाई आप इंक्वायरी करें और आके बता दें। आप इनकॉम्पिटेंट हैं और तमाम चीजों की जिम्मेदारी आप माजी की हुकूमत पर डालते हैं, और यहां पर जहां पे आपका सिस्टम है, जहां पे आपने चेक्स एंड बैलेंसेस को देख रहे हैं, वहां पे भी आप इल्जाम जो है वो नून लीग के ऊपर डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आप इंक्वायरी करवाएं, इन्वेस्टिगेट करें। 3-4 दिन गुजर चुके हैं इसको। अच्छा शहजाद साहब, एक तो जैसे पहले आपने रिक्वेस्ट की थी और वो बिल्कुल बजा रिक्वेस्ट थी कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी बारी पे बोलें, तो आपने देखा होगा कि मैंने मुकम्मल उस पे आपकी जो अहकामात थे उस पे अमल किया, और मैं उन्होंने भी किया था, जब आपने दोनों जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल मैं मुख्तसर रखें, बस दोनों से ही गुजारिश है जी। तो मेरी अब बात जी मेरी अब भी यही चीज कि मैं जब बात करूं तो मुझे बात करनी थी। देखिए, एक तो इन्होंने पहली बात ये शुरू की कि इस तरह के लोगों को आप एंटरटेन क्यों करते हैं टेलीविजन पे, ये इनका पहला जुमला था। इनको ये आज बड़ा तअज्जुब हुआ होगा क्योंकि 7 महीने से मैं जियो टीवी से मुकम्मल गायब था, और क्योंकि नून लीग की ख्वाहिश होती कि इन्होंने मेरे साथ कहीं नहीं बैठना, तो क्योंकि मैं इन्हें बुरा लगता हूं, तो आज इन्हें तअज्जुब हुआ होगा जब मैं आया हूँ टीवी पे कि फिर आगे शहबाज गिल बैठा हुआ है। तो एक तो इनका ये जुमला मैं बता दूं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के टेलीविजन, कल मैं आपको चैलेंज करता हूं, सारे एंकर से, काशिफ अब्बासी सबसे पूछ लें, बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है, हमने शहबाज गिल के साथ नहीं बैठना। अच्छा, आगे चलते हैं और बात देख लें कि मेरे से बड़े उम्र में इन्होंने बात शुरू की ऐसे लोग। अब अगर मैं वापस वैसे लोग, मैं तो माहिर हूं, मैं फैसलाबाद से हूं, अगर मैं जवाब दूंगा तो वो फिर काम खराब होगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, नुक्ते पे आता हूं। देखिए बात ये है, हमने क्या किया मैं बता देता हूं। हमने वो जो गमाश्ते थे उनको पकड़ा है, इस टाइम वो थाना गुजरपुरा में है, जो स्टेट का काम है वो हो रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर से ही बातें जो हैं वो बहुत सारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और इन्वेस्टिगेशन से अब कल को अगर एक कैशियर मिल जाए और वो बैंक में डाका डाल दे, तो आप ये कहेंगे कि वो बैंक बहुत बुरा है। क्राइम तो हर जगह होता है, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स में उसके गार्ड्स और कैशियर्स ने मिलकर बैंक लूटा हुआ है, तो आप क्या उस पूरे बैंक के ऊपर उंगली उठा देंगे? बात यह है कि जब आपने अपने गमाश्ते, इसीलिए तो हम सियासी भर्तियों के खिलाफ हैं। ये आपको एक तस्वीर नहीं दिखा रहा, मैं आपको मुतअद्दिद तस्वीरें दिखा रहा हूं आपके लीडरान के साथ इनकी। ये आपके गमाश्ते थे जो आपने वहां भर्ती किए हुए हैं, और उनके बैठते हुए अगली बात बताता हूं। उनका बेटा है, आखिरी बात राना दस्तगीर का बेटा है जो उनकी पार्टी का पोजीशन होल्डर है, उसका बेटा राना मुजफ्फर जो वहां पर एमएस का जो स्टाफ ऑफिसर था उसको भी मुअत्तल किया गया। पूरे अस्पताल में तो आपने सियासी भर्तियां की हैं। हमें वक्त लगेगा, ये सारे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मुझे तोशा खाना केस के हवाले से बात करनी है। पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन का कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं से ये तफसील लेकर आए, और एक शख्स जो है वो इस वक्त गिरफ्तार भी है थाने में, और गिरफ्तार भी हो गए दो शख्स गिरफ्तार हो गए, दोनों मुल्क से बाहर है, बाकी दोनों गिरफ्तार। ठीक है जुबैर साहब जी, मैंने कहा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जी। बड़ा सिंपल सा असूल होता है शहजाद, इस तरह से तो हम कभी किसी चीज़ को हल कर ही नहीं सकते। ये हुकूमत का, जिस तरह से मैंने कहा था, देखें इन्होंने बैंक की एग्जांपल दी थी, बैंक में अगर डाका पड़ता है
तो बैंक के जो ओहदेदार होते हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन करनी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले लेते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि 3 साल पहले, मैं तो 3 साल पहले आया था सिर्फ, और ये जो यहाँ हायरिंग हुई हुई थी ये पहले से हुई हुई थी। कभी कोई आपने सुना है, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ये इस किस्म के एक्सक्यूजेस सुने, इस किस्म की जस्टिफिकेशन सुनी है फॉर मैसिव फेलियर्स कि पूरा पाकिस्तान का बिजली उड़ जाती है तो ये कहते हैं कि जी वो 3 साल पहले कोई जो सिस्टम था वो अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ये हुकूमत के लिए ये सारा कारोबार चलाना, हुकूमती कारोबार चलाना इनके बस की बात है ही नहीं। वाई डोंट दे फाइनली एडमिट कि जी हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं चला सकते, हम इस किस्म का इन्फिल्ट्रेशन भी, ठीक है, मैं क्विकली इस किस्म की इन्फिल्ट्रेशन को भी हम नहीं कर सकते। दूसरे इशू पे बात कर लें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मेरे पास वक्त कम होगा इसलिए बड़े स्पेसिफिकली जवाब दीजिएगा। शहबाज गिल साहब, क्या वजह है, आप लोग तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, तोशाखाना केस के हवाले से क्यों आप इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करना चाहते? इतना तो बता ही सकते हैं कि कितने तोहफे मिले हैं और तोहफे में वजीर आजम ने कितने तोहफे लिए, कितने पैसे दिए, वुज़रा ने कितने तोहफे लिए, उसके कितने पैसे दिए, ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? मैं क्विकली 2-3 बातें इस पे बता दूं। देखिए, तोशाखाना के केस का मसला ये कि तोशाखाने में पहले पाकिस्तान में क्या होता हुआ कि जो तोहफे मिलते थे उनको तोशाखाना भेजा ही नहीं जाता था, और आपके सामने मिसालें हैं, गिलानी साहब हार चोरी करके ले गए, दूसरे लोग ले गए, और तोशाखाने में वो हार जाते नहीं थे, वो कोई चीज तोहफा जाता नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे हैं, जरदारी भी, गिलानी साहब भी। और अगर जाता था तो कोई 5% पैसे दे के ले जाता था, कोई 1% दे के, कोई अपनी मर्जी की कीमत लगा के। जब हमारी हुकूमत आई तो हमने सिस्टम को सीधा किया, ये मेक श्योर किया कि हर तोहफा किसी वजीर को मिले, मशीर को मिले, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, वो तोशाखाने में लैंड होगा, उसका इंदराज होगा, और उसके बाद 5%, 10%, 15%, 20% नहीं, 50% उसकी कीमत देनी पड़ेगी मिनिमम, और फिर वो लेके जाना पड़ेगा। अब आज के दिन तक जितने भी तहाइफ आए हैं वो तमाम तोशाखाना के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं, जिसने भी किसी सरकारी ऑफिसर ने लिए, जिसने भी लिए हैं, वो तमाम के तमाम ये कैसे पता चले, कैसे इस बात का यकीन कर लिया जाए? क्योंकि शहबाज गिल साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए यकीन कर लिया जाए। मैं बताता हूं आपको, इसका मैं जवाब आपको देता हूं। इसका जवाब ये है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मुल्कों से हमारी एंगेजमेंट हुई है पिछले 1 साल में, जिसमें हमारे मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं वो चाहते हैं ये जानना कि हमारी उनसे किस तरह की एंगेजमेंट हुई है। बहुत सारे ऐसे तहाइफ हैं जो वहीं पे तोशाखाने के अंदर ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरे डेलीगेशन को बहुत सारे मैं ये आर्गुमेंट आपका सुन चुका हूं, और अब अगर हम आप ना बताएं कि किस मुल्क ने आपको क्या दिया, आप ये बता दें कि टोटल तोहफे कितने मिले आपको, क्या मालियत थी, वजीर आजम ने कितने पैसे दिए। आप मुझे बता सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कितने तोहफे खुद खरीदे हैं 50% देकर? इस पे बड़ी डिस्कशन हुई थी हमारी, इसके ऊपर बिल्कुल ये बात हुई थी कि इसको पब्लिक, एक ओपिनियन था कि इस वाली चीज को पब्लिक करना चाहिए। उसके पीछे काउंटर ओपिनियन ये था कि अगर आप ये पब्लिक करते हैं कि टोटल कितने तोहफे आए, किसने दिए, इसको छोड़ दें, तो फिर अगला सवाल होगा ये वाला तोहफा किसने दिया है। नहीं, ये जो तोहफा ना तो जिसने पाकिस्तान, ये होगा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त ही नहीं गई है, ये जो दरख्वास्त गई है, अगर आप पूरी आज स्टोरी भी पढ़ लें अंसार अब्बासी साहब की, वो कह रहे हैं कि खाली पता करना है कितने तोहफे आए, किस मुल्क ने तोहफा दिया ये नहीं पता करना। और मैं तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि 4 दिन से ये मामला ज़ेरे बहस है, वजीर आजम इमरान खान ने कितने तोहफे लिए, कितने पैसे दिए, ये तो बता सकते हैं ना आप। ये ना बताइए कि वो तोहफा किस मुल्क से मिला। मैं बताता हूं। जब आप उन तोहफों के बारे में, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छी बात है कि आज ये बात हो रही है, और इसमें ये भी अच्छी बात है कि वो लोग भी बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ना पैसे दिए और तोशाखाने से चीजें भी गायब की, और आज वो अभी आप उनको बारी देंगे, वो क्रिटिसाइज भी करेंगे। खुदा की करेंगे सर, अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो वो तो नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हैं ना, आपका तो करना बनता है, लेकिन वो तो नहीं कर सकते जिन्होंने खुद चोरी किए हुए हैं। तो फिर मुझे सिर्फ बताइए ये डिटेल देंगे या नहीं देंगे? वज़ीर आज़म ने और वुज़रा ने कितने तोहफे लिए 50% देकर पैसे? मेरा इसका जवाब आपको बड़ा क्लियर है कि हमने ये बात बिल्कुल क्लियर रखी है कि एक सुई भी जो तोशाखाने में आएगी उसके पैसे दिए बगैर वो नहीं दी जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोगों ने कोई तोहफा लिया है उसका बाकायदा रिकॉर्ड जो है मेंटेन्ड है। रिकॉर्ड दिखाएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे ज़बानी कलामी तो नहीं पता चलेगा। वैसा क्विकली लास्ट 30 सेकंड्स में बस टाइम खत्म हो जाएगा। वो रिकॉर्ड अगर हम आपको देंगे तो फिर वो मुझे तो टाइम दे दें। मैं माजरत चाहता हूं वैसा, क्योंकि ये मसला ऐसा था कि उनसे मुझे सवाल करने थे। जी प्लीज, योर टेक। जी नहीं, हाँ, मसला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने सब ने मिलके
कि वो इतना ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार आदमी है। हम सब हमेशा से कहते थे कि वो जितना चोर हैं और चोरी करते रहे हैं, इमरान खान की बात करो, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, ये समझ रहे थे ये बच के निकल जाएंगे, ये समझ रहे थे कभी बात होगी नहीं। अब रेड हैंडेड जिसको कहते हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, पूरी दुनिया के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है, नहीं बताएंगे। नवाज शरीफ से पूछ रहे थे सन 72 में आपके वाले साहब ने गल्फ स्टील कैसे लगाई थी, 47 साल पहले। यहां हम पूछ रहे हैं कि आपने तोहफा कहां से लिया है, कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे क्योंकि चोरी करते हुए पकड़े गए। दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड विद देयर पैंट्स डाउन, दैट इज व्हाट द रियलिटी इज, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। सामने आएंगी जो आप कह रहे हैं। चले ममालिक के नाम ना बताएं, लेकिन फेरिस्त बता दें कितने तोहफे मिले, वजीर आजम ने कितने तोहफे रखे, कितने पैसे दिए, वुज़रा ने कितने तोहफे रखे, कितने पैसे दिए। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इस मामले में रहे। ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। सिर्फ वेलकम बैक। 3 साल पहले जब वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था तो गवर्नेंस का एक मुख्तलिफ मॉडल इस सोच के साथ सामने लाए कि इसके जरिए अपनी तब्दीली के एजेंडे को पूरा कर सकेंगे। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होने के बावजूद इमरान खान ने सदारती निज़ाम की तरह गवर्नेंस मॉडल पेश किया, जहां कई सियासी शख्सियात पीछे रहीं और गैर सियासी लोग अहम वजारतों पर मुकर्रर किए गए। इमरान खान ने काबीना में कई ऐसे चेहरे शामिल किए जो न तहरीक इंसाफ के सियासी सफर में शरीक थे और ना ही उनका कोई सियासी बैकग्राउंड था। ये लोग अपने अपने शोबे में माहिर थे। इमरान खान ने इन लोगों को अपनी टीम में इसलिए शामिल किया था कि ये लोग अपने तजुर्बे और सलाहियत की बुनियाद पर तब्दीली लाएंगे, अपनी वजारतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में 12 गैर मुंतखब एक्सपर्ट्स या तो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं या उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया है। यानी ये तमाम लोग अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सके और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि टेक्नोक्रेट्स के जरिए वजारतें चलाने का तजुर्बा नाकाम रहा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग और खुद इमरान खान की काबीना के अहम वुज़रा इस बात की निशानदेही करते रहे और तनकीद करते रहे कि टेक्नोक्रेट्स के जरिए वजारतें चलाने का मॉडल नहीं चल सकता। तनकीद करने वाले यह एतराज़ करते रहे कि ये लोग गैर मुंतखब हैं, ये चले जाएंगे और अवाम का सामना हमें करना पड़ेगा। इस मामले पर सबसे ज्यादा आवाज फवाद चौधरी ने उठाई और एक से ज्यादा मौकों पर खुलकर तनकीद की। फवाद चौधरी 2 साल पहले ही कह चुके थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों के दरमियान सर जंग चल रही है। फवाद चौधरी इंटरव्यूज में ये कह चुके थे कि फैसला साजी गैर मुंतखब लोगों के हाथों में है और मुंतखब अराकीन एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक आई वुड से कि एक सर जंग जो है वो है और नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं, उसको भी अहमियत देने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली इलेक्टेड लोग फैसले करते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो फैसले नहीं करते। पार्टी से उन लोगों को पार्टी हवाले कर दे जो ज़िंदगी में ज़ाहिर है कभी जो है वो काउंसलर भी नहीं रहे। तो इस टाइप के जो मसले मसाइल हैं वो भी अल्टीमेटली हल तो वज़ीर आज़म साहब ने ही करने हैं। देखिए बात यह है जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें यह है कि आप अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको शामिल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एडवाइजरी रोल, नॉट ऑन एन डिसीजन मेकिंग रोल। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो डिसीजन मेकिंग हैज़ टू रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल। क्या अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ हम चले गए हैं? लेकिन अगर आप इतने एडवाइजर्स होंगे, हमारे इतने ऐसे पीएम्स होंगे और इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। फवाद चौधरी मुसलसल इस हवाले से तनकीद करते रहे और इसी तरह हुकूमत के पहले साल में सीनियर सियासतदान और काबीना के अहम रुकन गुलाम सरवर यहां तक कह चुके थे कि काबीना में कई लोग ऐसे हैं जिनको वो जानते तक नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ताहिर सादिक भी इमरान खान से अपील कर चुके हैं कि अगर आप गैर मुंतखब को सामने लाएंगे तो रिजल्ट्स कौन देगा, खुदारा मुंतखब लोगों को आगे लेकर आए। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। इस बात का जवाब
आवाम भी अगर मुझसे चाहे तो मैं नहीं दे सकता कि ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये आए हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे आए हैं। बात ये है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और इधर आप नॉन पॉलिटिकल बंदों को चढ़ा देंगे तो रिजल्ट कौन देगा, कौन डिफेंड करेगा आपको? खुदारा पॉलिटिकल लोगों को आगे लाएं और पॉलिटिकल लोगों से मुशावरत करें। हमारे उनके साथ ना होने से ये नहीं कि हमें कोई नुकसान हुआ है, पीटीआई का नुकसान है। ताहिर सादिक कह रहे थे कि गैर मुंतखब लोगों को सामने लाने से तहरीक इंसाफ का ही नुकसान होगा, जबकि गुलाम साहब कह रहे थे कि गैर मुंतखब लोग भाग जाएंगे और अब यही होता हुआ नजर आ रहा है। जिन जिन शोबों में गैर मुंतखब और एक्सपर्ट्स को लाया गया उन शोबों में ना तो कोई बेहतरी नजर आई और इस तर्ज हुक्मरानी की नाकामी की एक बड़ी निशानी यह है कि 11 मामले खसूसी और एक मुशीर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। और अहम बात यह है कि ये लोग उन्हीं इल्जामात और वजूहात की वजह से मुस्ताफी हुए हैं जिन पर वजीर आजम इमरान खान माजी में तनकीद करते थे। कोई खराब कारकर्दगी, कोई मफादात के टकराव, कोई करप्शन के इल्जामात और कोई अपनी दोहरी शहरियत की वजह से मुस्ताफी हुआ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हफीज शेख की। डॉक्टर हफीज शेख 2 साल तक खजाना के महकमे के मुशीर और फिर वजीर रहे। हफीज शेख इससे पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में भी वजीर थे। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वजीर खजाना रहे। हफीज शेख ने IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कलीदी किरदार अदा किया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया। लेकिन मार्च 2021 में सेनेट इलेक्शन हारने के बाद हफीज शेख से इस्तीफा ले लिया गया, जिसके बाद उस वक्त के वजीर इत्ताद शिबली फराज के मुताबिक हफीज शेख को महंगाई पर काबू ना पाने की वजह से हटाने का फैसला किया गया था। महंगाई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आम आवाम को, ख़ास तौर पे गरीब आवाम को बहुत तकलीफ़ होती है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है और प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने ये समझा कि ये वक्त आ गया है कि इसको एड्रेस करने के लिए तब्दीली की जाए अपनी मुआशी टीम में। डॉक्टर हफीज शेख से इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि वो महंगाई पर कंट्रोल ना पा सके। इसके अलावा नदीम बाबर 1 साल 11 माह तक मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम रहे। पिछले साल पेट्रोल बहरान ने जन्म लिया, जिसमें 3 से 4 हफ्ते तक पेट्रोल की अदम दस्तियाबी और कीमतों में इजाफे के मसाइल रहे। इस पेट्रोल बहरान के बाद असद उमर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने शफाफ तहकीकात के लिए नदीम बाबर को 90 रोज के लिए ओहदे से हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा 2019 और 2020 की सर्दियों में भी गैस का बहरान रहा, आवाम परेशान रही और ये वही दौर था जिसमें नदीम बाबर मामले खसूसी थे। इसके अलावा LNG की खरीदारी में ताखीर और उस वजह से LNG की कीमतों में इजाफे की वजह से उन पर तनकीद होती रही। नदीम बाबर ने गर्दिशी कर्जा दिसंबर 2020 में सिफर करने का दावा भी किया था, जो पूरा ना हो सका और तहरीक इंसाफ के 3 साल में जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, वो दुगने से ज्यादा हो गया और अब $2.5 ट्रिलियन तक वो पहुंच चुका है। जुल्फी बुखारी वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स रहे। मई 2021 में जब रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल सामने आया, उसमें जुल्फी बुखारी का नाम आया तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फी बुखारी के करीबी अजीज तौकीर शाह की जमीन को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। जुलाई में इंक्वायरी रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी को बेगुनाह करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा अभी तक अपने ओहदे पर तैनात नहीं हुए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा 6 माह तक वजीर आजम के मामले खसूसी बराए इतलात रहे। इस दौरान इनके खानदान के कारोबार के सिलसिले में एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक आसिम सलीम बाजवा और इनके खानदान की अमरीका, UAE और कनाडा में कारोबार है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा और इनके खानदान के नाम 99 कंपनियां हैं, जिसमें एक पापा जॉन्स भी है, जिसकी दुनिया भर में 133 शाखें हैं। इस रिपोर्ट के बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया, जो उस वक्त मंजूर नहीं हुआ, मगर 1 माह के बाद वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। इसके अलावा डॉक्टर जफर मिर्जा 1 साल 3 माह तक वजीर आजम के खसूसी बराए सेहत उन्होंने अपने दोहरी शहरियत की वजह से इस्तीफा दिया, मगर जराए के मुताबिक उनसे इस्तीफा तलब किया गया था क्योंकि उन्होंने भारत से अद्वियात का खाम माल दरामद करने का मामला मिस हैंडल किया था। मामले खसूसी बराए रेवेन्यू वकार मसूद 10 माह तक वजीर आजम की टीम का हिस्सा रहे। जराए के मुताबिक वकार मसूद की वजीर खजाना शौकत तरीन से IMF के मामले पर इख्तलाफात थे। वकार मसूद IMF के मुआहदे के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा चाहते थे, जबकि शौकत तरीन ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा तवानाई के लिए वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद कासिम 2 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। शहजाद कासिम मिनरल रिसोर्सेज के मामले खसूसी थे। उन्हें मामले खसूसी बराए पावर डिवीजन का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया था। शहजाद कासिम को
मुस्ताफी होने से पहले पेट्रोलियम बहरान कमेटी का चेयरमैन भी मुकर्रर किया गया था। इस कमेटी को मुल्क में पेट्रोल की किल्लत के मामले की इंक्वायरी करनी थी। शहजाद कासिम ने जाती वजूहात की बुनियाद पर अपना इस्तीफा दिया। तानिया इदरूस मुआविन खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान ने सिर्फ 5 माह अपने ओहदे पर काम किया। उन्होंने अपने इस्तीफे के हवाले से ट्वीट में कहा कि उनकी दोहरी शहरियत पर तनकीद की वजह से डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन इससे पहले इनका एक और स्कैंडल सामने आ चुका था कि वो एक NGO डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की डायरेक्टर है जो SECP से भी रजिस्टर्ड है। इस NGO की वजह से तानिया इदरूस पर मफादात के टकराव का इल्जाम लगा था। इस NGO के डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन का नाम भी शामिल था। इफ्तिखार दुरानी 1 साल 6 माह तक वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए मीडिया रहे। इफ्तिखार दुरानी इमरान खान के तर्जुमान भी थे, लेकिन करप्शन के इल्जामात सामने आने पर उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया था। डॉक्टर इशरत हुसैन 3 साल तक इस हुकूमत में मुशीर रहे। इनके पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी थी। इससे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन की पब्लिक सर्विस 54 साल की है, जिसमें वो सिविल सर्विस, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने इस्लाहात के जामे प्लान को काबीना से मंजूर करवा लिया था, लेकिन एक खबर के मुताबिक डॉक्टर इशरत हुसैन अपने रिफॉर्म्स एजेंडे की काबीना से मंजूरी के बावजूद फैसला साजों के अदम दिलचस्पी से मायूस होकर मुस्ताफी हुए। इसके अलावा ताबिश गौहर पेट्रोलियम और तवानाई के अमूर पर वजीर आजम के मुआविन खसूसी रहे और तकरीबन 1 साल तक वो इस ओहदे पर रहे। ताबिश गौहर इससे पहले भी अपने इस्तीफा दे चुके हैं वजीर आजम को, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। लेकिन रवा माह उन्होंने दोबारा इस्तीफा दिया, जो कि मंजूर हो गया। इनके इस्तीफे की वजह वजीर तवानाई हमाद अजहर से इख्तलाफात बताई जा रही है। इसके अलावा यूसुफ बेग मिर्जा प्राइवेट मीडिया के अफेयर्स पर वजीर आजम के मुआविन खसूसी रहे और तकरीबन 11 माह तक वो अपने ओहदे पर रहे। उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। यानी कि 12 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं था, उनको मुकर्रर किया गया, उनको तैनात किया गया, लेकिन ना तो वो अपने मिनिस्ट्रीज़ में कोई बेहतरी ला सके और अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले या तो उनको हटा दिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो मॉडल था, जिसको खुद फवाद चौधरी साहब कहते थे कि ये सदारती निज़ाम की तरह का मॉडल है, वो नाकाम हो गया। और ये क्यों नाकाम हुआ, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, ये एक सदारती निज़ाम के तहत एक गवर्नेंस मॉडल था जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, टेक्नोक्रेट्स आए, सियासी लोग पीछे रह गए। ये मॉडल चल नहीं सका, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, किसी से इस्तीफा तलब कर लिया गया, ना तो महकमों में बेहतरी नजर आई, ना तो कोई तब्दीली नजर आई। क्या वजह है आपकी, क्यों नहीं चल सका ये मॉडल? और आपको लगता है क्या जो सियासी लोग थे उनकी वजह से नाकाम हुआ या कोई और वजह है इसकी? देखें, ये 2 निज़ामों का दरअसल हाइब्रिड था कि एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें सियासी लोगों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हुकूमत चलाएं, और ये सदारती निज़ाम या टेक्नोक्रेट्स का निज़ाम था जो हाइब्रिड साथ शामिल किया गया। और शायद इनका ख्याल था कि इस हाइब्रिड से कि ये दोनों चीज़ों के मिलाने से शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन ये फेलियर साबित हुआ। उसकी वजह यह है कि टेक्नोक्रेट्स पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं चल सकते या पॉलिटिकल लोग टेक्नोक्रेट्स के साथ नहीं चल सकते। और हमारा जो निज़ाम है वो बहरहाल उसका तरीक़ेकार ये है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम का कि इसको सियासतदान ही बेहतर चला सकते हैं। हमारा मॉडल बरतानिया के करीब है और ये अमेरिका के करीब मॉडल था सदारती निज़ाम में जिसमें टेक्नोक्रेट चलाते हैं। और आप देखें, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को ट्रेनिंग दें, जैसे बरतानिया में ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पहले जूनियर वज़ीर बनाते हैं, पहले सेक्रेटरी बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको तरक्की देते हैं, और जब 1-2 टन्योर ये ट्रेनिंग हो जाती है तब वज़ीर बनाते हैं। हमारे यहाँ भी यही तरीका होना चाहिए कि इनकी अपनी पार्टीज़ के अंदर भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो शैडो मिनिस्टर हों उसकी अपनी जो है वो पढ़ें, जो अपना फ़र्ज़ करें। फाइनेंस मिनिस्टर अगर बजट दे रहा है तो अपोजिशन का फाइनेंस जो शैडो मिनिस्टर है वो भी अपना वो भी उसी तरह तैयारी करे बजट की। तो ये तरीका होता है। तो एक मसला ये भी होता है ना कि जो शख्स ज़्यादा वोट लेकर आता है, जो एक तगड़ा इलेक्टेबल होता है, वो कहता है कि मुझे भी वजारत चाहिए। जो पार्टी में काफ़ी अरसे से होता है वो भी वजारत मांगता है, जो आपके अलाइज होते हैं वो भी वजारत मांगते हैं, और वो एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे एविएशन का वजीर
गुलाम सरवर साहब थे, उससे पहले जब उनको पेट्रोलियम का वजीर लगाया गया था, वो खुद कहते थे मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। तो फिर क्या करें, कैसे, अगर सियासी लोगों के हाथ में देना है मामला तो कैसे दिया जाए उनको? फिर नहीं, इसका तरीका तो यही है ना जो बरतानिया के अंदर है कि पहले आप ट्रेनिंग दें अपने जो पार्लिमानी लोग हैं, इनको आप पहले तो शेडो मिनिस्ट्रियाँ दें। अगर आप अपोजिशन के अंदर हैं, आप उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाएं, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता पहले जूनियर वज़ीर बनाएं, फिर सीनियर वज़ीर बनाएं, तो इस तरह एक दो टेन्योर में सीख जाते हैं। और दूसरा यह है कि टेक्नोक्रेट्स की ज़रूर नुमाइंदगी होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स भी बिल्कुल उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी इनपुट लेनी चाहिए, लेकिन फ़ैसला साजी जो है वो बहरहाल पॉलिटिकल लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वही अकाउंटेबल हैं हमारे पार्लिमानी निज़ाम में, और उन्होंने ही लोगों के सामने पेश होना होता है आइंदा के निज़ाम के लिए। तो ये असिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़िम्मेदारी देना मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं है। और आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम भी है वो भी एक बाय द बुक चलता है, बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, और ये ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, कोई बाहर से आया, वो इस निज़ाम में ढल नहीं पाते। वो शायद आदी होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से फौरी तौर पे फैसले होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले हो रहे होते हैं, उसकी तो हमारे यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। क्या आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि इनमें से कई लोग ऐसे कामयाब नहीं हुए? ये बिल्कुल ये भी एक वजह है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की जो इम्पेडिमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं, नेपरा रूल्स हैं, ये सारे रूल्स भी उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं और वो इन रूल्स की वजह से भी नहीं चल पाते। और दूसरा फिर पॉलिटिकल मुदाखलत भी होती है। ये भी सच है कि पॉलिटिशियन भी रेजिस्ट करते हैं अपने इंक्रोचमेंट को, और ज़ाहिर है वो भी नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अभी ताबिश गौहर और हमाद अज़हर साहब का जिक्र किया, और इस तरह जितने भी असद उमर साहब के महकमे में जो आए, जो इन्फॉर्मेशन के महकमे में आए, उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर से नहीं बनती थी। तो ये हर जगह ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा और यही वजह बनी उनके जाने की। और हमने कुछ लोगों की बातें भी सुनाई। फवाद चौधरी साहब ने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि जो सियासी लोग हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, और जो फैसला साजी है सारी वो इस वक्त नॉन इलेक्टेबल लोगों के पास है। इसी तरह के शिकवे सरवर साहब ने भी किए। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने भी शायद ना चलने दिया हो, या क्योंकि ये जानते हैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को, पॉलिटिक्स को, इसलिए इनको पता था कि ये मामला चल नहीं सकता ज़्यादा देर? जी, मेरा ख्याल है कि ये सही साबित हुए, और अल्टीमेटली जो टेक्नोक्रेट थे वो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो गए, और फिर वही रवायती हमारी सियासतदान जो है वही चला रहे हैं। और यही बेहतर तरीका है। इनको असिस्ट करवाना चाहिए था, इनको ज़िम्मेदारियाँ नहीं देनी चाहिए थी। ज़िम्मेदारी बहरहाल वज़ीर की होनी चाहिए। ये उनको असिस्ट करें, ये उनको तजावीज़ दें, ये उनके लिए वर्क करें, रिसर्च वर्क करें, उनको फैसला साजी में मदद दें, लेकिन फ़ैसले उन्हें करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे टेक्नोक्रेट जो काबिल लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, लेकिन असिस्ट करें, अपनी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन जो फैसला साजी है पाकिस्तान जैसे मॉडल में, जो कि बरतानवी मॉडल की तरह ही है, वो फैसला साजी इलेक्टेबल लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में अवाम के सामने जवाबदेह वही होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।